Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the role of skeletal system in the human body. So, a role of skeletal system. It is important regarding short question as well as long questions. तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्केलेटल सिस्टम है यानी जो स्केलेटन है हमें किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर के कौन कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो तीन मेजर फंक्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स जो कि स्केलेटल सिस्टम हमें ऑफर करता है। द फर्स्ट मेन फंक्शन इज मूवमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स मूवमेंट किस तरह से, तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द मस्कुलर सिस्टम। इट इज द स्केलेटल सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू मस्कुलर system. Both of them means के skeletal system and the muscular system help in movement. वो मूवमेंट बॉडी पार्ट की भी हो सकती है, वो लोकोमोशन भी हो सकती है, जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि अगर तो सिर्फ कि बॉडी के किसी पार्ट को मूव करवाना है तो वो एक किस्म की मूवमेंट है, वो भी किसकी मदद से होगी। जैसे कि मैं अगर हाथ को मूव कर रहा हूँ तो इसके अंदर मेरी बोन्स है, आगे चल के पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जब इसकी डिटेल्स आएंगी उसके कंपोनेंट्स के अंदर किसके अंदर बोन्स हैं और बोन्स के साथ अटैच है स्केलेटल मसल्स। तो जब मसल्स इनके साथ जो अटैच हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो उसकी वजह से ये हाथ के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। या फिर दूसरी मूवमेंट जिसकी हमने बात की थी दैट इज़ लोकोमोशन, कि इट इज़ द changing of place of entire organism from one place to the other place, तो that is also movement। तो ये बगैर skeletal system और muscular system इन दोनों की collaboration के बगैर ये काम नहीं पॉसिबल। अगर सिर्फ skeletal system होता और muscular system ना होता तो तब भी हम मूव नहीं कर पाते, और अगर सिर्फ muscular system होता और skeletal system ना होता तो तब भी हमारे अंदर मूवमेंट के चांसेस नहीं होने थे। तो एक तो इस तरह से ये हमें एक जो है रोल है वो ऑफर कर रहा है बॉडी के अंदर। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रोल विच इज ऑफर्ड बाय द स्केलेटल सिस्टम दैट इज प्रोटेक्शन। यस डियर स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? हिफाजत। तो स्केलेटल सिस्टम किस तरह से हमें हिफाजत दे रहा है इसको हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेनियम। सो व्हाट इज क्रेनियम, आगे चलकर हमने इसको डिफाइन करना भी है और उससे पहले कर भी चुके हैं। सो क्रेनियम इट इज अ पार्ट ऑफ स्कल, हमारी खोपड़ी का वो हिस्सा है इन विच ब्रेन इज एनक्लोज्ड, जिसके अंदर हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग जो है वो बंद है। ये काफ़ी हार्ड है, अक्सर औकात हमारा सर उठते बैठते कहीं ऊपर नीचे किसी हार्ड सरफेस पे लग जाता है तो हमारे ब्रेन को कुछ नहीं होता। ये इसको चोट आ सकती है, इसमें सर में दर्द हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो द मोस्ट डेलिकेट टिश्यू दैट इज़ आवर ब्रेन वो सेफ रहता है। तो उसको सेफ कौन कर रहा है? क्रेनियम। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो क्रेनियम क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। ये बोन से मिलकर बना है। कौन कौन सी बोन से मिलकर बना है वो आगे चलकर हम इंशाल्लाह जब ह्यूमन स्केलेटन को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इसको ज़रूर कवर करेंगे। इसी तरह से हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम। यस डियर स्टूडेंट्स, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल का मतलब है रिलेटेड टू वर्टिब्रा, और वर्टिब्रा किसे कहते हैं? मोहरों को कहा जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी जिसके मोहरे हैं, मोहरों से मिलकर बनी हुई है, उसे हम कहते हैं वर्टिब्रा। और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो उसे हम कहेंगे वर्टिब्रल, जैसे वर्टिब्रल आर्टरीज, वर्टिब्रल वेन्स या वर्टिब्रल मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिब्रल के साथ एक और चीज़ लगी, कॉलम। कॉलम माय डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है एक स्पेस को। जैसे कि आप कॉलम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज दिस इज अ स्पेस,
सो स्पेस बिटवीन अ सर्टेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम का मतलब ये हुआ कि वर्टिब्रा के दरमियान में एक स्पेस बनती है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, इट कंसिस्ट ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। यस डियर स्टूडेंट्स, सो वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर क्या मौजूद है, देयर इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्शन ऑफर हो रही है दैट इज थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि इसी के साथ साथ देयर आर ऑल्सो न्यूरल आर्चेस। ये न्यूरल आर्चेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में जब स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के हवाले से मैंने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो न्यूरल आर्चेस वर्टिब्रा के जो साइडों पे जो हड्डियां होती हैं उन्हें कहा जाता है न्यूरल आर्चेस। तो न्यूरल आर्चेस भी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और उसे उन्हीं की मदद से बनता है वो सारा वर्टिब्रल कॉलम। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं रिब्स की, पसलियों की, जो कि हमारी इस चेस्ट कैविटी के अंदर बनाने में मदद देती हैं। सो वी हैव गॉट 24 रिब्स, 24 हमारे पास रिब्स हैं और उनमें से जो 20 हैं, द फर्स्ट 20 रिब्स यानी कि 10 पेयर, जो पहले 10 पेयर हैं, हमने इससे पहले बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब चेस्ट वॉल को हमने डिफाइन किया था या चेस्ट वॉल को मैंने एक्सप्लेन किया था, उस वक्त बताया था कि रिब्स की डिस्ट्रीब्यूशन। तो 20 पहली 20 रिब्स यानी जो हमारी पसलियाँ होती हैं, यानी कि द फर्स्ट 10 पेयर्स, द फर्स्ट 10 पेयर्स, दे मेक द चेस्ट कैविटी। इनकी मदद से क्या बनती है चेस्ट कैविटी। दे आर द पार्ट ऑफ चेस्ट वॉल और इनके दरमियान में मौजूद होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चेस्ट कैविटी जो कि यानी कि रिब केज जो बना है इन रिब्स की मदद से, तो ये किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है? इट इज प्रोटेक्टिंग, इट प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड द लंग्स। यस स्टूडेंट्स, तो हमारी इस चेस्ट कैविटी के अंदर जो कि रिब से बनी हुई है और उसके अंदर मौजूद है इंटरकॉस्टल मसल्स, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हमारे अपेयर ऑफ लंग्स एंड हार्ट, द मोस्ट डेलिकेट टिश्यूज। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग 4 हैं, अब उनकी भी बात कर लेते हैं। द 4 रिब्स यानी कि जो लास्ट 2 पेयर्स, सो इनका क्या फंक्शन है? आपको पता है कि ये पहली जो 20 रिब्स हैं वो तो वर्टिब्रा से शुरू होती हैं और सामने आकर अटैच हो जाती हैं स्टर्नम पे, जबकि लास्ट 2 पेयर्स जो होते हैं वो आकर सामने वर्टिब्रा से निकलकर और सामने स्टर्नम पर आकर अटैच नहीं हो पाते। तो वो उनका क्या फंक्शन था? यस डियर स्टूडेंट्स, तो जो लास्ट 2 पेयर्स हैं दे आर प्रोटेक्टिंग द किडनीज, दे आर प्रोटेक्टिंग द किडनीज। तो देखा आपने किस तरह से प्रोटेक्शन ऑफर हो रही है यहां पे भी। इसी तरह से आगे चलते हैं, एक और प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अगर हम बात करें इसके पेल्विस की, हमारे जो पेल्विक गिर्डल है, पेल्विक गिर्डल, आगे चलकर इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पेल्विक गिर्डल क्या होता है? ये हमारा जो हिस्सा है इसे कहते हैं पेल्विक गिर्डल, जो कि ग्रोइन रीजन के पास जहाँ पर जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं, उसे पेल्विक गिर्डल कहा जाता है। इसकी इन हड्डियों को पेल्विक गिर्डल कहा जाता है और ये बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है, इट इज प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। यहाँ पर मौजूद इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड। जैसे यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली देयर इज यूरिनरी ब्लैडर, वो बिल्कुल यहाँ पर इसके पेल्विस के अंदर मौजूद है। इसी तरह से फीमेल्स के अंदर जो यूट्रस और जो उसके जो से फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं
और उनका जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं सर्विक्स वगैरह, वो भी इसी रीजन के अंदर मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर उनको भी प्रोटेक्शन ऑफर हो रही है, उनकी जो ओवरीज हैं वो भी प्रोटेक्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और फंक्शन की बात करते हैं विच इज़ ऑफर्ड बाय द आवर स्केलेटल सिस्टम, दैट इज सपोर्ट। द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स सपोर्ट किसे कहते हैं? सहारे को कहा जाता है। तो इस मेरे पूरे जिस्म को किसने सहारा दिया, मैं खड़ा कैसे हूँ? आपने कभी नोट किया खुद को, कभी अपने ऊपर फील किया कि आप किस चीज़ के ऊपर खड़े होते हैं? तो हमारे जाहिर सी बात है कि हमारा जी ध्यान जाएगा कि हम अपने टांगों पे खड़े हैं, तो टांगे भी मतलब कि हमें सहारा दे रही हैं। तो वो है नीचे वाले धड़ को। हम अपने बॉडी को दो मेन रीजन्स में डिवाइड करते हैं, एक है ट्रंक और फिर उसके नीचे ये पेल्विस, और पेल्विस के नीचे मौजूद हैं लोअर लिम्स। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो यहां पर उतले जो ऊपर वाला जो धड़ है हमारा, जितना भी हमारा इस पेल्विक रीजन से ऊपर जो कुछ भी है, उसमें हमारा हेड है, उसमें हमारे ये दोनों लिम्स मौजूद हैं, उसमें हमारी चेस्ट कैविटी मौजूद है, उसके अंदर हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी मौजूद है, एवरीथिंग, इन सब का जो वजन है दैट इज बियरिंग द वर्टिब्रा। वो हमारी रीढ़ की हड्डियां जिनको हम वर्टिब्रा कहते हैं वो झेल रहे होते हैं। इसलिए आपने कभी नोट किया कि ज़्यादा देर खड़े रहने से और ज़्यादा वजन उठाने से हमारी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है या कमर के अंदर थकन का एहसास होता है। उसकी रीज़न क्या है कि वर्टिब्रा, हम मेरे पूरे धड़ का वजन ये नीचे ये पेल्विस से ऊपर ऊपर वो इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ रहा है, तो ये इट इज़ सपोर्टिंग अस। ये अगर ना हो तो मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता। आपने नोट किया कि बुढ़ापे में जब ये वर्टिब्रा कमज़ोर हो जाते हैं तो जो बूढ़े शख्स होते हैं वो थोड़े से आगे की तरफ झुक जाते हैं, उनको सही सपोर्ट नहीं मिलती, फिर वो सही तरह से चल भी नहीं पाते और वो बेंड होकर चल रहे होते हैं क्योंकि उनकी जो सपोर्ट है वो वीक हो जाती है। सो इट इज़ प्रोवाइडिंग अस सपोर्ट। इसी तरह से अगर हम इसके नीचे वाले धड़ की बात करें तो एक तो ये सारा वजन डाला जाता है हमारी पेल्विक गिर्डल के ऊपर, यानी कि जो उनसे ये नीचे बोन्स हैं जहाँ पर हम बेल्ट बांधते हैं, और फिर वो आगे ट्रांसमिट करती हैं हमारी लेग्स के ऊपर, तो ये भी हमें सपोर्ट ऑफर कर रही हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो दैट वाज सम इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफर्ड बाय द स्केलेटल सिस्टम। सो अब चलते हैं आगे द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एंडोस्केलेटन, जो कि हमने बात की थी कि दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, बोन एंड कार्टिलेज। तो एक बात डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बोन्स हैं, और बोन्स के साथ एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो इसको सप्लीमेंट करता है दैट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज भी उतनी ही साथ में कोशिश करता है कि वो हमारी बॉडी को सपोर्ट ऑफर करे, वो प्रोटेक्शन ऑफर करे, वो मूवमेंट प्रोवाइड करे। वो किस तरह से, आइए देखते हैं कि किस तरह से जो कार्टिलेज जो है वो हमें ये सारी चीज़ें ऑफर कर रही है। सो लेट अस स्टार्ट द कार्टिलेज। समटाइम्स इसको नर्म हड्डी भी कहा जाता है, जैसे कि हमारे ये नाक के ऊपर यहाँ पर मौजूद है, ये दैट इज कार्टिलेज। ये कान पे ये कार्टिलेज है, ठीक है। इसी तरह से हमारे ट्रेकिया जो सामने से यहाँ पर कार्टिलेज है। तो चल कर आगे इसको डिस्कस करते हैं। सो कार्टिलेज, आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब आपने वो टिश्यूज़ की, एनिमल टिश्यूज़ की टाइप पढ़ी थी, उसमें 4 बेसिक टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज़ की। नंबर 1 इज़ द एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 was the nervous tissue, number 3 the muscular tissue, and number 4 कौन सा था डियर स्टूडेंट? yes, that is the connective tissue। और कनेक्टिव टिश्यू की आगे आपने कितनी टाइप्स पढ़ी थी, ज़रा रिकॉल करें उसको, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो उसमें एक तो कनेक्टिव टिश्यू था ब्लड, जो कि आपने प्रीवियस ग्रेड में ही पढ़ लिया। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? जो ए बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में कॉन्टैक्ट करवाए या कनेक्ट करे, उसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा इसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी ब्लड, बोन, कार्टिलेज एंड नंबर 4 द एडिपोस टिश्यू। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये 4 हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी कनेक्टिव टिश्यू में, तो जिसमें कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है और बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो आइए चलते इसको देखते हैं ज़रा से
कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अ स्पेशल kind of connective tissue which is dense, clear, blue-white, firm structure or connective tissue, but less hard than bone. हड्डी जितना मजबूत नहीं होता ये बोन्स की तरह मजबूत नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम है उसी तरह से. सो इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. पहली बात तो यहीं पर जाहिर होगी कि ये कनेक्टिव टिश्यू की एक खास किस्म है. विच इज डेंस. डेंस का मतलब है इट इज थिक, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. एंड क्लियर, बिल्कुल शफाफ है. ब्लू वाइट, इसका जो अगर रंग देखेंगे आपने, जब गोश्त खाते हैं तो उसमें आपने देखे होंगे हड्डियों के गिर्द जो मौजूद होता है, अभी आपको आगे दिखाने की भी कोशिश करूंगा. तो इट इज ब्लू वाइट इन कलर. इसका कलर क्या है? ब्लूइश वाइट. एंड फर्म मतलब कि हार्ड. इट इज ऑल्सो हार्ड बट लेस हार्ड देन अ बोन. यहां पर एक और मजे की बात बताते चलो डियर स्टूडेंट्स कि कार्टिलेज के अंदर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कार्टिलेज के अंदर देयर आर नो ब्लड वेसल्स. यहां पर कोई ब्लड वेसल नहीं है और ना ही यहां पर देयर इज नो नर्व्स. यहां पर कोई नर्व सप्लाई भी नहीं है. तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लड वेसल तो नहीं है तो इसको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते होंगे, इसके ऑक्सीजन कैसे मिलती होगी, यहाँ पर वो किस तरह से सारे इसका कंट्रोल मैकेनिज्म होगा. सो डियर स्टूडेंट्स आपको बताता चलो कि इसके ये बेसिकली इसके अंदर मौजूद होती है एक जेल लाइक मैट्रिक्स. उसमें डिफ्यूजन के जरिए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्टिलेज के अंदर आते हैं और यहाँ से जो वेस्ट होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए ही वहाँ से जेल के जरिए वो रिमूव होते हैं. ये जेल लाइक इस तरह से थोड़ा सा फर्म जेल जैसे होती है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है द कार्टिलेज. क्लियर स्टूडेंट्स. और डिफ्यूजन क्या था? इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो इसी तरह से ये अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को, अपने सारे जो बाकी सारे मटेरियल्स हैं लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको डिफ्यूजन के जरिए ही रिमूव कर रहे होते हैं. सो है ना इंटरेस्टिंग बात. आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स. इसके अंदर कुछ मौजूद स्ट्रक्चर्स के हवाले से अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो कार्टिलेज के अंदर हम बात करेंगे इसकी मैट्रिक्स की. मैट्रिक्स का मतलब है कि इसके अंदर ये किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है. तो पहली बात हम देखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स. इसके अंदर सेल्स मौजूद हैं. इसके अलावा इसके अंदर मौजूद है फ्लूइड. इसके अलावा इसके अंदर मौजूद हैं फाइबर्स. यस डियर स्टूडेंट्स, ये तीन अहम चीज़ें मिलकर बनाती हैं मैट्रिक्स. आइए देखते हैं जरा इसकी थोड़ी सी और डिटेल की तरफ. तो मैट्रिक्स में जो सेल हैं, जिसके सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज chondrocytes. Yes, dear students, the cells of cartilage are called as chondrocytes. Chondrocytes, और इसमें एक ही तरह के सेल्स होते हैं, कोई मुख्तलिफ तरह के सेल नहीं, सारे सब के सब एक जैसे. ऑल ऑफ देम दे आर chondrocytes. कोई दूसरी कैटेगरी इसके अंदर मौजूद नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें कौन से फाइबर्स हो सकते हैं? याद रखिएगा एक अहम बात, चूंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो आमतौर पर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स. सो इसके अंदर जो फाइबर्स होंगे कौन से हैं? कोलेजन फाइबर्स. ये तो हर तरह की कार्टिलेज के अंदर मौजूद होंगे. हम आगे चलकर इसकी जो टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे. तो हर तरह की कार्टिलेज की जो टाइप होगी
उसके अंदर ये कोलेजन फाइबर्स होंगे, लेकिन उसमें से एक टाइप ऐसी भी आएगी जिसमें कोलेजन फाइबर्स के अलावा इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ कार्टिलेज का और इसमें रोल ऑफ स्केलेटन का। तो ये आपको शॉर्ट और एमसीक्यूज प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर भी 3-4 शॉर्ट जो मैंने बताए, कार्टिलेज को इटसेल्फ हम डिफाइन करेंगे, व्हाट आर कॉन्ड्रोसाइट्स, व्हाट इज लैक्यूना एंड व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने इसको याद करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि स्केलेटल सिस्टम वो अकेले काम नहीं कर सकता, बल्कि उसको मस्कुलर सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये दोनों आपस में मिलकर चलते हैं तो तभी हमें इससे फ़ायदा होता है। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से मुख्तलिफ जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं स्केलेटन के, वो हमारे बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्शन भी ऑफर कर रहे हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।